जी, नमस्कार। अ, आज मैं आपसे कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ। पूरा उत्तराखंड आजकल ऐसा लग रहा है जैसे भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था और तमाम अराजकताओं के समंदर में गोते मार रहा है। युवा परेशान हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग परेशान हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। सरकार भी सोच नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी हाथ डालो वहीं भ्रष्टाचार। और ऐसा लग रहा है कि जैसे 22 साल में जब से अलग उत्तराखंड राज्य बना तब से भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। आ, ये बहुत ही दुखद है। और लग रहा है कि जब सरकारी पोस्टें निकलती है तो ये लगता है जैसे अब कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन दुख तब होता है जब 50 सीट 100 सीट के लिए एक एक 1.5 लाख लड़के अप्लाई करते हैं। अगर उसमें से 100 लड़के लग भी गए या 1000 लड़के लग भी गए तब भी जितनी बेरोजगारी है, 4-5 लाख लड़के बेरोजगारी की लिस्ट में हैं, उनका क्या होगा। मुझे लगता है सरकार को और समाज सेवकों को कुछ बुनियादी काम करने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल ये करने ही पड़ेंगे। हमारे पास इस समय जब से उत्तराखंड बना, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट है, तब से 2000 से अधिक गांव भूता हो गए हैं। भूता मतलब जीरो पॉपुलेशन, सारे वहाँ से पलायन हो चुके हैं और गांव बंजर हो गए। उससे दुखद बात यह है कि इतने इससे भी ज़्यादा गांव वो गांव हैं जो जहाँ 60 साल से ऊपर के लोग ही गांव में बचे हैं। उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उत्तराखंड राज्य जब बना था तो हमें लगा था कि इससे पलायन रुकेगा, गांव में खुशहाली आएगी, जो हो नहीं पाई है क्योंकि हमने कुछ बुनियादी काम नहीं किया। आज बढ़ते बढ़ते उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य पे 74,000 करोड़ रुपए का कर चढ़ गया। आप अंदाजा लगाइए, इसके ब्याज में ही करोड़ों रुपए देना पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे समाज सेवियों को, हमारे नेताओं को कुछ ज़मानी बुनियादी काम करने पड़ेंगे। उत्तराखंड का जो अधिकतर पलायन है, 80% पलायन वो है जो 5,000 से 20,000 रुपये तक की नौकरी के लिए शहरों में है। और आपको मालूम है या हमको सबको मालूम है कि शहर में 20,000 रुपये तनख्वाह में भी सिर्फ आदमी अपना रोटी और रह सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। उसके एवज में उसके गांव बंजर हो गए हैं, उसके घर बंजर हो गए हैं, उसके बूढ़े माँ बाप गांव में हैं क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा पाता है। इसलिए हमको कुछ बुनियादी परिवर्तन करने पड़ेंगे और वो ये है कि हमको अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, या ये कहें कि एजुकेशन में थोड़ा और हमको तब्दीली लानी पड़ेगी, उसमें और ऐड करना पड़ेगा ताकि लोग, जो एक बड़ा चंक है 5,000 से 20,000 रुपये वाला, वो गांव में ही रहे और इतना रोजगार उसको गांव में ही मिले। जिस दिन उसको 20,000 रुपये पर मंथ गाँव में मिलेगा उस दिन वो करीब 50,000 का आदमी होगा अपने गांव में, क्योंकि उसका घर फ्री होगा, उसका पानी फ्री होगा, उसकी तमाम चीज़ें जो एटमॉस्फेयर है, और काम भी करेगा, पूरा परिवार साथ होगा, पलायन भी रुकेगा। उसके लिए एक बिल्कुल रामबाण है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्लास 1 से पहले हुआ करता था बागवानी, हर्बिकल्चर, ये एक परमानेंट सब्जेक्ट इसमें लगाया जाए हर स्कूल में, स्कूल से कॉलेज लेवल तक। आज हो क्या रहा है, आपने पहाड़ में आपने डिग्री कॉलेज खोल दिए, इंटर कॉलेज इतने खोल दिए, वहाँ से लड़का जब MA की BA की डिग्री लेके आता है और शहर में आता है तो अनस्किल्ड होता है, उसको कोई 5-10 हज़ार नौकरी के लिए देने को तैयार नहीं होता है। क्या करेगा वो? कोई ज्योग्राफी या हिस्ट्री से MA करके आ गया, या तो इतना क्वालिफाइड हो कि वो PC और IAS में निकले, वो वहाँ भी कितने निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि इन स्कूलों में बुनियादी रूप से बागवानी शुरू कर दी जाए, और उसके लिए हमको फैकल्टी की ज़रूरत नहीं है। जो स्थानीय बागवान है, जो प्रगतिशील बागवान है, हर क्षेत्र में जो
अच्छा काम कर रहे हैं, टूरिज्म में कर रहे हैं, वो वहाँ की फैकल्टी हो, वो 2 घंटे अपना स्कूल में, जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ टाइम दें। और दूसरी बात ये है, जो हमारे पूरे डिपार्टमेंट हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, कृषि के हैं, वहाँ अधिकारी हैं, आपने देखा होगा सारे अधिकारी कर्मचारी ऑफिसों में पेड़ के नीचे पत्ते खेलते रहते हैं, काम ही नहीं होता कुछ, और जो काम होता है उसको करते नहीं है, यही काम होता है तो उसको 10 दिन टालते हैं। इनको भी स्कूलों से अटैच किया जाए। उससे होगा ये, जब स्थानीय लोग, स्थानीय प्रगतिशील बागवान उन बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट रहें, ये एडिशनल हो, जब ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो न वो सिर्फ न उनके खेतों में भी काम करवाएंगे उनसे, और अपने जो उनके अपने बाग हैं, अपने जहाँ वो सब्जियाँ ऑक्सीजन वेजिटेबल पैदा करते हैं वहाँ भी उनको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो धीरे धीरे ये होगा कि लड़का बचपन से ही अपने यहाँ हॉर्टिकल्चर ये सारी का अपने घर में से शुरू कर देगा, और जब तक लड़का हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक पहुँचेगा तब तक वो अपने घर में इतना पैदा कर रहा होगा साइंटिफिकली पॉलीहाउसेस में, और उनको मदद कीजिए। गवर्नमेंट का इतना फंड आता है, सब वापस आ जाता है या सब खा जाते हैं। उनको मदद कीजिए, उन बच्चों को, उन स्कूलों को मदद कीजिए, और जब तक हाई स्कूल इंटरमीडिएट करेगा, जब तक वो ग्रेजुएशन करेगा, तब तक वो इतना स्किल्ड हो चुका होगा बागवानी में, हर्बिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसमें होगा कि वो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये अपने घर में कमा रहा होगा। अच्छी बात है, अगर कोई बड़ा कंपटीशन में निकलता है तो वेल एंड गुड, वो जाए, लेकिन उसका परसेंटेज माइनस में है सरकारी नौकरियों का, और वो धीरे धीरे कम हो रही है। हमें अपने पहाड़ के खेतों से, वहाँ के पत्थरों से, वहाँ के स्पॉट से, वहाँ के उसी से हमको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, जो दुनिया के बड़े देशों में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है। उन देशों में कोई बेरोजगार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुनियादी काम है, ये होना चाहिए। दूसरा, छोटे छोटे काम है, ये बड़े काम हम ये नहीं बता रहे कि जिसमें करोड़ों का बजट लगेगा, क्योंकि करोड़ों के बजट के लिए तो यहाँ बने हुए ब्यूरोक्रेट वही चाहते हैं जिसमें करोड़ों का बजट हो और वारा न्यारा हो, इसीलिए कर्ज बढ़ रहा है। इसमें कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो आपको कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है, मिनरल वाटर मिलता है, न यहाँ कॉफ़ी होती है ना चाय होती है, और उसका पैसा टैक्स के, गरीबों का पैसा जो टैक्स में जाता है वो खर्च होता है। करीब करोड़ों रुपए की चाय ऑफिस और मंत्रालय इकट्ठे जाते हैं। क्यों नहीं हमारे यहाँ बुरांस का जूस, माल्टा जो रुपए किलो बिकता है, वो ये जूसेस राज्य पे घोषित हों और सारे ऑफिस में कंपलसरी कर दिया जाए कि ऑफिस में इसके जगह जूस मिलेगा। सबको पता है कि बुरांस का जूस कितना बेनिफिशियल होता है हार्ट के लिए, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए वो है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो माल्टा पैदा करते हैं, जो फल पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक, पहाड़ में ऑर्गेनिक होता है। बुरांस, कोई लालाजी बुरांस लेने नहीं जाएगा, गांव की महिला जाएगी तो कुछ ना कुछ पैसा उस महिला को मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। और जो आप मिनरल वाटर कहते हैं, मिनरल वाटर आपके यहाँ बनता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, उससे क्या होगा, मिनरल वाटर की खत्म हो जाएगी, चाय कॉफ़ी भी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह आपको जूस मिलेगा। विंटर में पहाड़ में इतना टमाटर पैदा हो रहा है कि 2 रुपये किलो लोग फेंक दे रहे हैं, है कि नहीं है? लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके लिए आप विंटर में उसका सूप बनाइए, उसका सूप कंपलसरी कर दीजिए। तो हमें लगता है कि यहाँ से फिर लोग अपने प्राइवेट संस्थानों में भी शुरू कर देंगे। अरे एक आदमी के सामने जो बाहर से आता है उसके सामने एक चाय कॉफ़ी रख दो और एक साइड में बुरांस का जूस भी रख दो, तो किसको प्रेफर करेगा वो? बुरांस से माल्टा का जूस को करेगा ना, और उसका सीधा फायदा उस पहाड़ को मिलेगा। तीसरा, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सरकार कर सकती है, लेकिन उनको समझ की कमी है मुझे लगता है। तीसरी बात, हम जितने हमारे घर हैं, हमारे पास जो छत हैं, रूफ, उसमें पूरे उत्तराखंड का अगर रूप देखा जाए या शहरों का रूप देखा जाए, जो हमारे शहर हैं उत्तराखंड के, उसमें हजारों एकड़ एरिया है, उसमें रूफ गार्डनिंग कीजिए, उसमें रूफ हॉर्टिकल्चर कीजिए। आप छतों पे ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको मैं आने वाले समय में वीडियो दिखाऊंगा, एक आदमी लाखों की सब्जी अपने छत पे उगाता है, इतना उसने साइंटिफिकली कर रखा है।
और ऑर्गेनिक। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर सब्जियों में होता है। आप अपने घर की सब्जियां पैदा कर दी अपने घर पे, अपने छत पे कीजिए, अपने सीढ़ियों पे कीजिए, अपने गमलों में कीजिए। दूसरा, इसको हम कहते हैं रूफ गार्डनिंग एंड सगाड़ा योजना। पहाड़ में सगाड़े होता है, घर के सामने तो खेतों में तो बंदर आ जाते हैं, लेकिन सगाड़े में आदमी अपना वो देखता ही है। वो सगवाड़ा स्कीम जो आसपास के मकान से लगे हुए होते हैं, उसको भी एक सरकारी योजना में शामिल कीजिए। कुछ नहीं करना उनको, आप बढ़िया बीज दे दीजिए। शहरों की छतों पे रूफ गार्डनिंग जब होगी तो 50-60 साल के जो ऊपर के जो बेचारे घर में बैठ रहते हैं सीनियर सिटीजन, वो सुबह शाम उसमें व्यस्त रहेंगे। आपको सब्जियां मिलेंगी और आपके बच्चे जो मोबाइल पे लगे रहते हैं वो भी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि ये किस चीज़ का चाहिए, ये नींबू है, ये संतरा है, ये गोभी है, ऐसे गोभी होती है, तो उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा और पूरा उत्तराखंड हरा भरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें 3 चीज़ें मैंने बताया, ये बुनियादी हैं और इसमें कोई बजट की, बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है। और बजट पहाड़ों में आपको पता ही है, अभी आजीविका मिशन आ रहा 550 करोड़ का होगा। ये जीविका मिशन था जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी करीब 700 करोड़ का था, और जिसमें एक फर्जी जो सबसे बड़ा था उसको पता है, जो क्या यादव है, जो अभी जेल में है, उसके घरवाले भी जेल में है, करोड़ों रुपए उसके उसी आजीविका मिशन का पैसा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को ये बुनियादी काम करने पड़ेंगे, छोटे लेकिन जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए स्कूलों में और सब्जेक्ट चलने दीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये चलने दीजिए, लेकिन एक एडिशनल जो पहाड़ के लिए है, ये बागवानी का एक सब्जेक्ट रखिए। उससे क्या होगा, जब लड़का बागवान बनेगा, और ऐसे कई उदाहरण उत्तराखंड में फैले हुए हैं। आपने देखा होगा, मैं उन लोगों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, करीब मैंने 450 लोगों के ऊपर, जो डॉक्टर थे आज वो शानदार बागवानी कर रहे हैं, जो बिल्डर थे आज वो लाखों का सेब पैदा कर रहे हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पहाड़ की विभूतियाँ, और मुझे लगता है कि आने वाला समय पहाड़ का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम नेता दलाल होके ज़मीनों की खरीद फरोख्त करवा रहे हैं, गरीबों की ज़मीनों को जो है दिल्ली बाहर के लालों से औने पौने दाम में बिकवा रहे हैं। इसको एकदम रुकना चाहिए, एकदम रुकना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी ये भुगतेगी। इसलिए 3 बातें। नंबर 1, बागवानी को कंपलसरी कर दिया जाए स्कूलों में। उसके लिए लोकल जो हमारे पास लोकल बागवान हैं, प्रगतिशील बागवान हैं, उनको स्कूलों से जोड़ा जाए, कर्मचारियों को स्कूलों से जोड़ा जाए, हॉर्टिकल्चर हर्बिकल्चर कृषि के जो बैठे हुए रहते हैं उनको स्कूलों से जोड़ा जाए, कॉलेजों से जोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि इससे एक रोजगार की नई संभावना बढ़ेगी। जो बड़ा चंक 20-30 हज़ार के लोग शहरों में भागता है वो वहीं रुक जाएगा, और उसके बाद फिर हॉल्ट टूरिज्म शुरू होगा। आज टूरिस्ट गाँव में जाना चाहता है। आप सांकरी वाले एरिया में देखो, आने वाले इसमें जो है अक्टूबर से वहाँ फुल होता है और फरवरी तक जो है टूरिस्ट आते हैं। तो मुझे लगता है छोटी बातें, आगे फिर आपसे मिलेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।